हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे और जिसमें हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन को देखा था। तो आज का सेशन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एसिड जो है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा और इसका क्या नाम है यहाँ पे, एक्वारेजिया। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये और काफ़ी खतरनाक होता है। खतरनाक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं क्योंकि आपने अभी देखा कि मेटल जल्दी जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे डाइल्यूट एसिड्स में, ठीक है, या फिर नॉर्मल एसिड में। वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन कई सारे मेटल्स को हमने देखा, कुछ वैसे भी मेटल्स जो कि आसानी से इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर क्या है उसको हम देखते हैं, डिसॉल्व होता है या नहीं होता है। तो कहता है कि एक्वारेजिया जो होता है वो हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं हम लोग। मिक्सचर, कैसा मिक्सचर भाई? तो ये मिक्सचर रहता है 1 पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, एक पार्ट किसका रहेगा? नाइट्रिक एसिड का। और इसमें 3 पार्ट रहता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एसिड लिया गया है, 2 काफी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है और वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। पहला जो है नाइट्रिक एसिड और उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ये अकेले एसिड ही काफी स्ट्रॉन्ग है किसी भी चीज को जलाने के लिए या फिर किसी भी चीज को पिघलाने के लिए, मेटल को। लेकिन एक्वारेजिया जो है वो 1:3 रेशियो में लिया जाता है। ठीक है, किस में लिया जाता है? 1:3। ठीक है, 3 में। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक्वारेजिया जो बनता है उसमें रेशियो क्या है एसिड का। ठीक है, तो 1:3 नाइट्रिक एसिड 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 में लिया जाता है। और खास बात यह है कि एक्वारेजिया जो है किसी भी प्रकार का मेटल को, ऑल मेटल्स, ठीक है, किसी भी प्रकार के मेटल्स को ये अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो मेटल्स हैं उसको भी क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि कई सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि अकेले, ठीक है, वो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर पाते थे। बात समझ में आ रहा है? तो आगे हम देखते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली, रिएक्टिविटी सीरीज हम मेटल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि इसमें हम लोग मेटल का अरेंजमेंट किए हुए हैं, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो वो जो सीरीज बना है ना, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो क्या लिखता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम, ठीक, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऑफ मेटल। यानी कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि हमने सोडियम पोटेशियम के बारे में सुना था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इनको केरोसिन ऑयल में जो है इनको रखा जाता है। ठीक, जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट में ना आ जाए। कई कई बार इनमें उससे भी आग लग जाता है वैसा। तो इस कारण से तो ये रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले कौन सा आता है? पोटेशियम। देन उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, टीन, लीड और ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, ये इसको बीच में रखे हैं यहाँ पे अलग से। ठीक है, तो ऊपर में जो हम देखेंगे, दिस मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो ऊपर की ओर आपको नजर आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। यदि हम हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन। तो जो भी मेटल्स हैं वो यपर वाले जो हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, और यदि हम नीचे जो मेटल्स हैं उनकी यदि हम बात करें, तो नीचे में कौन सा मेटल आपको नजर आ रहे हैं? यस, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और इसके नीचे प्लेटिनम, पीटी भी हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं पीटी, प्लेटिनम। ठीक है, ये भी काफी जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव वाले जो मेटल्स हैं, वैसे मेटल्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है याद कर सकते हैं हम लोग पीएससी मेजिटल के भी नाम से। क्या क्या हम बोले? हम पीएससी मेजिटल, यानी कि ये हम लिखते हैं पी। ठीक है, इसका ये जो पी, ठीक है, एस, सी, ठीक, मैं, ठीक है, एम, और ये ए, मैं, जी, ठीक है, टी, एल। तो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो आपको ध्यान में आ जाएंगे, पीएससी मेजिटल।
ठीक है, PHC मैजिटल, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन के रेफरेंस पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक, और नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरीके से जो है ये मेटल्स हैं, जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक, और जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। किससे? तो हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रहा है? अब यदि हम थोड़ा सा और बात करें, इसको थोड़ा सा और हम डेप्थ में जा करके देखें क्या है क्या नहीं है, तो कहता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इससे पहले वाला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे वो कौन था? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो अब हम लोग किसको देख रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बोलता है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो मेटल रहेगा वो क्या करेगा, या ऐसा कह सकते हैं जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को क्या करेगा? यस, ठीक है, उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर सकता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन किससे? यस, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अभी हम लोग देखेंगे, एग्जांपल समझ में आएगा। कहता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, मान लेते हैं कोई मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, और कहता है कि एक हम ले रहे हैं मेटल, दैट इज मेटल ए। तो यदि मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, यदि मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो क्या होगा कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? मेटल बी। यानी कि इसने क्या किया, यहां से मेटल बी जो था उसको क्या कर दिया? यस, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो एक जनरलाइजेशन जो चीज है उसको हम यहाँ पे बताए हैं, लेकिन और भी रिएक्शन के थ्रू भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे जैसे क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है आपका? जिंक, ठीक है, और जो हम लोग कह रहे थे यहाँ पे सॉल्ट ऑफ मेटल बी, कह रहे थे ना ऊपर में सॉल्ट ऑफ मेटल बी, तो यहाँ पे जो सॉल्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि किस मेटल का सॉल्ट है? यस, कॉपर का, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कहता है कि जब हम एक स्ट्रिप लेते हैं किसका? जिंक मेटल का, और उसको हम कहाँ पे रखते हैं? पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक स्ट्रिप यदि हम डाल देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो उसके बाद क्या बोलता है ना कि हम लोग देखते हैं ऐसा कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर कैसा बोला? ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर। ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड होते जाता है ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट होते जा रहा है? यस, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और उस मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होगा? कलरलेस, यानी कि उसका कोई भी कलर नहीं होता है। एंड रेड ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द जिंक स्ट्रिप, और जो कह सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट जो इसके अंदर था उससे कॉपर निकल करके किस पे आ गया? यस, ये जो स्ट्रिप हम लोग लिए थे जिंक का उसके ऊपर ये आकर के चढ़ जाता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट से अब किसमें, सॉरी, हाँ, कॉपर सल्फेट से अब किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है? जिंक सल्फेट में, जो कैसा होता है? यस, कलरलेस। यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फेट है यही, CuSO4 प्लस Zn, और किसमें कन्वर्ट हो गया? ZnSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब ये है कि Zn आप रिएक्टिविटी सीरीज में अभी देखेंगे तो Zn जो है वो क्या है? कॉपर से तो बहुत ऊपर है, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो इसीलिए इसमें वो पावर है किसको डिस्प्लेस कर देने का? कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। यानी जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को आसानी से डिस्प्लेस करेगा, यही फंडा है और कुछ नहीं। इससे बनता क्या है? हाँ, थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, नीचे में कलर लिखा हुआ है सबका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, जो कॉपर बन रहा है उसका कलर क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो वो सब थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जिंक जो होता है सिल्वरी व्हाइट होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस अभी बताएं, कॉपर तो आप लोग देखे ही हैं रेड ब्राउन कलर का होता है ये चीज। तो इसमें कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि हम किसका स्ट्रिप लेते हैं? कॉपर मेटल का, अभी लिए थे जिंक मेटल का। अब कॉपर मेटल का यदि हम लेते हैं और इसको प्लेस करते हैं जिंक सल्फेट,
यानी हम लोग कौन सा ये ले लिए, मेटल का सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ले लिए, यस किसका, जिंक का। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देखते हैं। और दिस रिएक्शन बिकॉज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, और ये इसीलिए हम लोग देख पाते हैं, मतलब कि नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉपर मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, किससे, जिंक मेटल से, एंड हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। बात समझ में आया, इसीलिए वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। और इसी में यदि हम दूसरा एक बात कहें कि इफ वी पुट सिल्वर मेटल, यदि हम इसमें क्या करते हैं, सिल्वर मेटल यदि हम डालते हैं, ठीक है, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां भी क्या बोलता है कि किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, क्या बोला इसने, सिल्वर मेटल को डाला। ठीक है, सिल्वर मेटल जो है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में क्या देखें, कॉपर से कम है। ठीक है, नीचे की ओर आता है। तो वही बात अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि हम लोग पुट करते हैं सिल्वर मेटल को किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, इवन देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाता है। बात समझ में आया क्या चल रहा है ये। अब यदि हम लोग देखेंगे आगे, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब स्ट्रिप आयरन हम लेते हैं, जैसे इससे पहले जिंक का लिए थे वैसे आयरन का स्ट्रिप हम लेते हैं, ठीक है, और आयरन नेल लेते हैं, एक कील, ठीक है, आयरन का, और उसको प्लेस कहाँ करेंगे हम, यस उसको प्लेस करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड ग्रेजुअली एंड रेड ब्राउन कॉपर इज फॉर्म्ड, यानी कि क्या हो गया, यस यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है। बात समझ में आया, कॉपर जो है वो नीचे है और आयरन ऊपर है, और जो ऊपर है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, जो हम लोग पीएससी मैजेंटल अभी याद किए हैं उसके आधार पर। ठीक, यहाँ पे भी कलर आप देखेंगे कॉपर सल्फेट का तो ब्लू कलर होता है, पहले ही बताया है। आयरन का कलर यहाँ ग्रे है। ठीक है, FeSO4 जो है वो ग्रेनिश सॉल्यूशन है, ग्रीनिश सॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन कलर का इसका सॉल्यूशन हल्का होता है। और यहाँ पे ये 2 जो है वो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया है। ठीक है, और कॉपर तो पहले ही बताया, रेड ब्राउन। यहाँ पे और एक बात कहा जाता है, स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन आयरन टू सल्फेट देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो ऊपर रहता है किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर जो है वो नीचे रहता है, इस कारण से। आगे हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर। ठीक है, अगला एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यस। तो कहता है यदि जब स्ट्रिप हम किसका लेते हैं, कॉपर मेटल का, ठीक है, कॉपर मेटल का स्ट्रिप लेते हैं और उसको हम लोग डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो जो सॉल्यूशन रहता है वो ग्रेजुअली बिकम्स ब्लू, ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज होता है, और शाइनिंग ग्रेइश वाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर स्ट्रिप, यानी कॉपर स्ट्रिप के अंदर में, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कॉपर स्ट्रिप डाला हुआ है, कौन सा है, Cu, तो उसके ऊपर में एक सिल्वरी व्हाइट कलर का जो है, ठीक है, एकदम चमकता हुआ थोड़ा सा, ठीक है, क्या बोलता है, शाइनिंग ग्रेसिस व्हाइट डिपॉजिट, हाँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा चमकदार तो नहीं, लेकिन ग्रेसिस व्हाइट कलर का एक जो है लेयर सिल्वर मेटल का उस कॉपर स्ट्रिप के ऊपर में फॉर्म्ड होता है, और जो आपका कलर रहता है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, ब्लू, कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें रिएक्शन तो क्या हो जाता है, AgNO3 जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कॉपर रेड ब्राउन होता है, कॉपर नाइट्रेट जो कि कैसा होता है, ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी जो था वो कैसा था, ब्लू कलर का था, और उसके बाद यदि हम बात करें कौन सा, कॉपर नाइट्रेट, तो वो भी कैसा सॉल्यूशन आया है, यस ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया है। ठीक है, और जो Ag है वो कैसा रहेगा,
यस, ग्रेसिस व्हाइट यानी एक तरह से सिल्वर कलर, ये तो आप लोग देखे भी है, जानते भी है। वही थोड़ा सा और यदि हम आगे बढ़े तो कहता है कि हम लोग किसको प्लेस कर देंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्लेस करेंगे हम लोग सिल्वर मेटल का स्ट्रिप। किसका स्ट्रिप? सिल्वर मेटल का। किसमें? तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। अब चेंज हो गया, ठीक है। पहले सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, कॉपर डाले थे, अब क्या ले लिए हैं? कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और क्या डाल रहे हैं? सिल्वर। तो क्या होगा? इसमें भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको इतने से समझ में आ गया है कहाँ रिएक्शन होता है, कहाँ रिएक्शन होगा और कहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हम 5वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन मेटल का। तो कहता है कि मेटल जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो फॉर्म करेगा आयोनिक क्लोराइड। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? आयोनिक क्लोराइड का, ठीक है। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ, ठीक। और मेटल क्लोराइड जो बनेगा वो यूजुअली क्या होता है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। जैसे एग्जांपल दे NaCl, ठीक है। NaCl याद है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। तो आपके घर में नमक है तो नमक देखिए कैसा होता है? सॉलिड। और कहता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। यस, यानी कि यदि नमक आप सॉलिड फॉर्म में यदि है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड है। और यदि प्योर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता है। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन में यदि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या मोल्टेन स्टेट में है तब इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पे हम आपको बता देते हैं चीज, जो कि आगे आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा जब आप आएंगे तो, कि कई बार जो है ना वो सॉलिड मेटल क्लोराइड या फिर हम मेटल जो सॉल्ट कहें, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? सॉलिड फॉर्म में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? अभी तो आप बोल रहे हैं सॉलिड में नहीं होता है। तो कुछ कुछ वहां पे क्या पाया जाता है? कुछ वहां पे जो है डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस सॉलिड में क्या पाए जाते हैं? डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो उन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है कि यदि कोई मेटल क्लोराइड है या वैसा कुछ, और सॉलिड में भी यदि कोई पूछता है कि हाँ भाई सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो जनरली नहीं करता है। लेकिन कोई डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं उसके इंटरस्टिशियल साइट पे, यानी कि कोई डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं, तो उसका स्टैचोमेट्री या फिर कुछ भी यदि चेंज हो जाता है जिसके कारण जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें यस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट जनरली नॉट, ठीक। दस मेटल क्लोराइड आर इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम मेटल क्लोराइड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मेटल क्लोराइड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और मेटल क्लोराइड चूंकि आयोनिक कंपाउंड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इसके हो जाते हैं, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। मेटल क्लोराइड आर नॉन वोलाटाइल, मतलब वाष्पशील नहीं होता है, उड़ता नहीं है, ठीक। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम के बारे में, ठीक। तो सोडियम क्या है? मेटल है। सो सोडियम रिडली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन देखिए, इक्वेशन 2Na प्लस Cl2 गैस, और ये क्या बनता है? 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड आयोनिक क्लोराइड। इसको कहेंगे आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कैल्शियम के बारे में। यस, किसके बारे में बात करेंगे? कैल्शियम के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम भी क्या है? मेटल है, ठीक। और इसका भी रिएक्शन जो हम लोग क्लोरीन के साथ काफी तेजी के साथ होता है, विग्रसली होता है, ठीक है। और क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और उसका नाम क्या रहेगा? कैल्शियम क्लोराइड। यही इक्वेशन है। कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या बनता है? CaCl2, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम के साथ यदि रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। आयरन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था? 2, ठीक है। तो और एक बात ध्यान में रखना है कि ये इसका एक अलग से नाम हम लोग बोल सकते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है।
यदि कहीं पे 2 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस, फेरस क्लोराइड, ठीक है, या फेरस उसका नाम रहेगा, एक खास नाम। और यदि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिक। वैसे ही कॉपर 1 और 2 दोनों शो कर रहा है, यदि 1 शो कर रहा है तो क्यूप्रस, और 2 शो कर रहा है तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक, ठीक है। और यदि हम हीट करते हैं, ठीक है, आ रहा बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, देख लीजिए, ठीक है। क्या बोले हम कि यदि 3 कर रहा है तो फेरिक, और यदि 2 कर रहा है तो क्या हम अलग से नाम दे सकते हैं, फेरस। उसी तरीके से कॉपर 1 और 2 दोनों शो करता है, कहीं पे 1 शो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूपरस, और 2 शो कर रहा है तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें कि कॉपर को हीट, सॉरी, ऑन हीटिंग कॉपर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कॉपर 2 क्लोराइड। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर 2 क्लोराइड। और ये जो है, यहाँ जो है रिएक्शन कॉपर क्लोरीन, और क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ पे 3 है तो इसलिए क्यूप्रिक, यदि 2 रहता तो क्या हो जाता, सॉरी, यहाँ पे CuCl2, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 नहीं, ठीक है, गलत है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हम इसको बोलेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड, और 1 रहता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, यस, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक। अब हम लोग 6th देख रहे हैं नंबर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो कहता है मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, जो मैक्सिमम जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल रहते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और बनाते हैं मेटल हाइड्राइड। यस, क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड, ठीक है, मेटल हाइड्राइड। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम लोग जनरली क्या देखते हैं, H प्लस में होता है, हाइड्रोजन प्लस में, H प्लस में देखते हैं ना, लेकिन इस वाले में मेटल हाइड्राइड बनेगा। तो चूंकि आपको ये चीज पता ही है कि जो मेटल रहेगा वो किस में रहेगा, M तो प्लस में, और हाइड्रोजन किस में चला जाएगा, माइनस में। तो जब भी हाइड्रोजन माइनस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राइड, ठीक है। और जब आप खास करके ऑर्गेनिक वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में, तो उसमें हाइड्राइड आयन H माइनस का काफी रोल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक में भी आपको खास तौर पर हाइड्राइड के बारे में आपको देखने को मिलता है। और इसमें यदि हम आगे बढ़े तो क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस जो है पास करवाएंगे किससे, ओवरहीटेड सोडियम से, ठीक है, तब क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज NaH। तो 2Na ये बैलेंस करने के लिए है, और H2 और क्या बन जाएगा, NaH, दैट इज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, जो कि आयोनिक हाइड्राइड होगा। क्लियर है, क्या होगा, आयोनिक हाइड्राइड। और यदि हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्राइड यानी कि NaH क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कंटेनिंग रहेगा सोडियम आयन, Na प्लस, एंड हाइड्राइड आयन दैट इज H माइनस, यहाँ माइनस है, H माइनस, ठीक है। और जब भी हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे किससे, हीटेड कैल्शियम से, ठीक है, ओवर हीटेड कैल्शियम, देन कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड का। ये क्या है, CaH2 क्या बन जाएगा, CaH2 दैट इज हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम विच इज आयोनिक इन नेचर, ठीक है, कैसा नेचर होता है, यस, आयोनिक इन नेचर। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल खत्म किया, ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से डील किया, एक एक पॉइंट्स को, एक एक रिएक्शंस को, बहुत सारे एग्जांपल्स देखें, जिससे आई होप कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, और रहता भी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो कहता है कि जब भी हम लोग नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म करेगा एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड याद है, जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए थे तो बेसिक ऑक्साइड बना था, ठीक है, लेकिन हम वहां पे बोले थे कि नॉन मेटल का यदि रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड देखने को मिलता है, और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी मिलता है। अब क्या है भाई, देखते हैं उसको। तो जनरली क्या मिलता है, एसिडिक ऑक्साइड मिलता है और न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन
जो रहता है वो फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि CO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ना, एसिडिक ऑक्साइड CO2. सल्फर फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड दैट इज SO2 एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स एन न्यूट्रल ऑक्साइड दैट इज H2O. ठीक है, ये जो H2O है वो क्या है, पानी जो है आपका है वो न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है. द एसिड मतलब वैसा न्यूट्रल ऑक्साइड जो किससे बना है, नॉन मेटल से. ठीक, द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड. यदि हम क्या करेंगे, एसिड का ऑक्साइड हम ले रहे हैं, यानी एसिडिक ऑक्साइड ले रहे हैं किसका, नॉन मेटल का. नॉन मेटल का ऑक्साइड यदि एसिडिक बन रहा है तो उसको यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन करता है. सिंपल एग्जांपल अब देखते हैं कई सारे, जैसे कि कार्बन. अभी हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल है, और जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे मतलब कार्बन बॉन्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट होगा. ठीक है, टू फॉर्म टू एयर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. किसका फॉर्मेशन करेगा, एसिडिक ऑक्साइड को, और उस एसिडिक ऑक्साइड का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन देखिए C+O2 क्या बना है, CO2, और ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, ये जो एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, द एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, और हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अभी हम लोग ऊपर बोले तो क्या फॉर्म होगा, एन एसिड, और उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड. क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड. फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3. ठीक है, यही नीचे में देखिए CO2 प्लस H2O क्या बनता है, H2CO3, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड विच इज एन एसिड. ठीक है, एसिड होता है ये. आप लोग सुने होंगे एसिड रेन वगैरह होता है, याद आ रहा है. हाँ, तो एसिड रेन जो होता है ना, वो एसिड रेन में कार्बोनिक एसिड भी शामिल रहता है. ठीक, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सल्फर के बारे में. ठीक है, तो सल्फर जो है वो क्या है, वो भी एक नॉन मेटल है. सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर इज बर्न इन एयर. हाँ सॉरी, जब हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे एयर में, तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, यस, फॉर्मेशन करेगा आपका टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड. ये रहा आपका फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन S+O2 क्या बना, ये SO2 बन गया. ठीक है, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड. और एसिडिक ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड, और इसका नाम क्या रहेगा, सल्फ्यूरस एसिड. क्या नाम रहेगा, सल्फ्यूरस एसिड. SO2 H2O क्या बना, H2SO3, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड विच इज एन एसिड. ठीक है, और एक बात, खास बात यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इसके कुछ नेचर के बारे में. तो कहता है कि जब हम लोग ब्लू लिटमस लेंगे, पता ही है एसिड बेस चल रहा है तो लिटमस पेपर तो आएगा ही. ब्लू लिटमस जब हम लोग लेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा, इज एडेड टू द सल्फर डाइऑक्साइड. सॉल्यूशन कैसा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, इट्स कलर चेंज इनटू रेड. अब ब्लू है तो रेड में चेंज होगा ही, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक है. और हमको पता है कि ओनली एसिडिक सब्सटेंस कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, सिंस सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, ध्यान में रखना सॉल्यूशन का बात हो रहा है, sulfur dioxide solution turns blue litmus to red. It shows sulfur dioxide is acidic in nature. लेकिन थोड़ा सा और हम इसके बारे में बात करें तो यदि हम फॉर टेस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यहाँ क्या हम इसलिए हम बोले ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन लिया गया सल्फर डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यदि हम लेते हैं और डायरेक्टली वी हैव टू यूज मॉइस्ट लिटमस. मॉइस्ट लिटमस यदि हम पेपर इस्तेमाल करते हैं तो मॉइस्ट लिटमस पेपर कंटेन सम वाटर. ठीक है, विच डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बीइंग टेस्टेड टू फॉर्म एसिड. किस तरीके से वो फॉर्म करेगा, बिहेव करेगा एसिड की तरह ही, जो गैसियस फॉर्म रहेगा वो. एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर में जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो एसिड बनता है, लेकिन हम लोग सल्फर जो लिटमस पेपर है उसको हम भिगा दिए, थोड़ा मॉइस्ट ले लिए. ठीक है, और उसको यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो उसको क्या मिल जाएगा, वाटर एक तरह से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड. और लिटमस पेपर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, किसमें, यस, ब्लू इनटू रेड.
लेकिन कहता है द नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक O2, ठीक है, एंड SO2 टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, शोइंग दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। वी विल, हाँ, अब यदि हम बात करें किसके बारे में, सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड विच आर न्यूट्रल इन नेचर, किसके बारे में? न्यूट्रल इन नेचर, यानी कि ना ही वो क्या होता है एसिडिक और ना ही क्या होता है बेसिक, ठीक है। और न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड आर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक, नाइट्रोजन, क्लियर है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जिसको कहेंगे, उसके बाद डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, ठीक है। दिस ऑक्साइड डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड और रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ना तो ये रेड को ब्लू में बदलता है और ना ही ब्लू को रेड में बदलने का काम करता है। दैट इज दिस न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड हैव नो रिएक्शन, ठीक है, ऑन एनी टाइप ऑफ लिटमस, किसी भी लिटमस पे ये किसी प्रकार का रिएक्शन। आज जो है हम अपना क्लास जो है यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो क्या बोल रहे हैं, आपको लिखना तो लिख के तो बोल नहीं रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको नोट करने में इसको टाइम जाएगा और काफी लंबा फिर चला जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपना कार्बन से, ठीक है, जो इसके न्यूट्रल ऑक्साइड्स है उसके बारे में हम लोग देखते चलेंगे। फिर आगे हम लोग नॉन मेटल का अगला रिएक्शन देखेंगे जो कि वाटर के साथ होगा, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।